अरे अरे, यह क्या कह रहे हैं आप? सामान क्यों बांध रहे हैं? प्रियांशी ने दक्ष से पूछा। हम अपने घर जा रहे हैं, अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता, समझी तुम? गुस्से में दक्ष जी ने कहा। अरे धीरे बोलिए ना बेटा, बहुत सुन लेंगे। प्रियांशी जी विनती करते हुए बोली। प्रियांशी तुम पागल मत बनो, अपना सामान बांध लो और अभी के अभी मेरे साथ यहाँ से चलो, दक्ष जी ने कहा। अरे इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे, और यह हमारे ही तो बच्चे हैं, कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ? प्रियांशी जी ने धीरे से बोली। बच्चों का प्यार ही तो देखकर अब तक आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, पर अब और नहीं। इस बार दक्ष जी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। अच्छा कुछ दिन और रुक जाइए ना, 1 महीना हो जाने दीजिए, फिर वो अपना काम खुद करने लगेगी तो हम चले जाएंगे। प्रियांशी जी दक्ष जी से बोली। पता नहीं मन की ममता इतनी अंधी क्यों होती है, जो बच्चों की हजारों गलतियों को नज़रअंदाज करती चलती है। पर सच है, समझ रहा हूँ आज बहुत बहू सुमन ने जो कहा ना, मुझे ज़रा भी पसंद ना आया। दक्ष जी प्रियांशी जी की बात मानकर बिस्तर पर लेट गई। है जी, छोड़िए ना नाराज़गी, सही ही तो कह रही थी बहू, पहले वह दोनों ही घर में रहते थे, बहुत अच्छे से गुजारा चलता होगा उनका। अब हम दोनों आ गए हैं, फिर बड़े अस्पताल में इतना खर्चा हो गया उनका। पहले से ही सुमन की प्रेगनेंसी में मुश्किलें आ रही थी, खर्चा ज़्यादा हुआ, आमदनी उतनी ही की उतनी। आप ऐसा कीजिए, कुछ पैसे अब घर खर्च के लिए संदीप को दिया कीजिए, प्रियांशी जी ने कहा। प्रियांशी एक बात बताओ, हमारा एक बेटा है, कितनी मन्नत से हुआ, शादी के 15 साल बाद, फिर भी हमने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की, शादी भी पसंद की लड़की से की, मेरी विरोध होकर तुमने उसका सदैव साथ दिया। सुमन यहाँ अपनी मम्मी पापा को बुलाई रखती है, वह भी यहाँ आकर रहते हैं। अब जब बच्चा होने वाला था तो चले गई, बेटी और उसके बच्चे के लिए तो उनको यही रहना चाहिए था, पर इसने हमें बुलाया टिकट भेजकर, ताकि तुम उनकी सेवा करो। और जो खर्च बढ़ रहा है वह तो उसके मम्मी पापा के समय भी इतना ही होता होगा, तब तो रोना नहीं रोती होगी, पर हमारे रहने से उनके खर्च बढ़ने लगे। ऊपर से तुम्हारा लाडला चुपचाप सुनता रहा, तुम भी कमरे में सब सुन रही थी और मुझे बाहर तक सुनाई दे रहा था, बस तुम्हारी वजह से चुप रह गया। प्रियांशी नहीं तो मैं ना जाने क्या क्या सुना जाता। दक्ष जी प्रियांशी जी से खींचते हुए बोले। माँ की ममता है जी, क्या करूँ? ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ़ ना होती, पर बेटा हमारा ही ना, उसका मोह कैसे छोड़ सकती हूँ? जानती हूँ बचपन से ही संदीप को आपकी हर बात से डांट से बचाती रही, इसलिए वह भी आपसे कम बात करता है। अब कुछ दिन की बात है, फिर आप जो बोलेंगे वही होगा। प्रियांशी जी पति के सीने पर सिर टिकाते हुए बोली। शायद आंखें भी भर आई थी, जिन्हें वह पल्लू से पोंछ ली थी। दक्ष जी तो सो गए थे, पर प्रियांशी की आंखों में नींद नहीं थी। एक बच्चे के लिए जाने कितनी मन्नतें मांगी थी कि भगवान एक औलाद हो तो मेरी झोली में दे दो, और तब जाकर संदीप का जन्म हुआ। बेटे की हर इच्छा का मान वो दक्ष जी से करती रही। बहुत बार कह देते ये कहकर बेटे को बिगाड़ रही हो, पर वह ममता में पति की बात अनसुनी करती गई। कितनी बार पति पत्नी में बोलचाल बंद हो जाती थी। पढ़ने में 12वीं छात्र रहा, और उसे जैसे ही कि हरियाणा से निकाल कर मुंबई में अच्छे पद पर अच्छी नौकरी मिली, वह यहाँ आ गया। पुलिस की अपने दोस्त सुमन से ही शादी की बात की, जिसे प्रियांशी जी ने बेटे की खुशी मानकर स्वीकार कर लिया। पर दक्ष की इच्छा नहीं थी कि दूसरी जगह की लड़की से शादी करे, पर पत्नी के आगे हार मान बैठे। सुमन का व्यवहार सास ससुर के प्रति कभी अच्छा नहीं था, जिसे देख कर लगता था वो उन्हें मान सम्मान देती हो। संदीप और सुमन दोनों मज़े से मुंबई में रहते थे। हैं सुमन के माता पिता उधर पास में रहते थे, तो हमेशा आना जाना लगा रहता था, पर दक्ष जी को अपना इलाका ही भाता था, वो यहाँ कभी आए ही नहीं। पर जब बहू का 8वां महीना लगा तो संदीप ने उन्हें यहाँ बुला लिया। बेटा जब तक कहता रहता कुछ पैसे है तो दे दो। प्रियांशी माँ की ही हर मन में ख्याल आ रहा था, इतना कमाने वाला बेटा, बहू हमसे पैसे क्यों मांगते रहते हैं, जबकि सब तो इनका ही होना था। और आज जब प्रियांशी जी बच्चे की छठी करने की बात कह रही थी, तो सुमन ने संदीप के सामने ही प्रियांशी से कह दिया। मम्मी जी अब इस घर में भी इतने पैसे खर्चने होंगे, पहले ही हमारे पैसे मेडिकल में बहुत लग चुके हैं, फिर आप लोग हमारे साथ ही रह रहे हैं, तो क्यों ना जो हरियाणा वाले घर के किराए के पैसे आते हैं वह हमें दे दिया करो। प्रियांशी जी कुछ बोली नहीं, पर समझ तो वह भी गई थी कि बहू की नज़रों में वह हमारी आमदनी कटक रही है। बस वह इतना ही बोल पाई, जो भी उसे इन खर्च होगा वह हम उठा लेंगे, इतनी इसकी चिंता तुम मत करो। यह बातें ही बाहर बैठे दक्ष जी ने भी सुन ली, और उन्हें बुरा लग रहा था
खैर समय गुजरने लगा, चिट्ठी भी निपट गई। प्रियांशी जी बच्चे का मोह छोड़ नहीं पा रही थी। वह कुछ दिन और रुकना की सोच रही थी। इधर दक्ष जी की दवाइयाँ जो लेकर आए थे ख़त्म हो गई थी। सुबह नाश्ते के समय प्रियांशी जी ने बेटे से कहा, बेटा तेरे पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, शाम को आते वक्त लेते आना। यह तो महंगी दवाइयाँ हैं, हमारे खर्च भी है, फिर इस घर की और कार की MRI भी भरनी होती है। ऊपर से पापा जी के लिए अलग सब्जी बनती है, वह सब सब्जियों को हाथ नहीं लगाते। आप लोग हमने अपने घर पर ही रहते तो खाना और दवाइयों के खर्च खुद उठाते ही थे ना, तो यहाँ वह पैसे हमें दे दीजिए, हमें भी आसानी हो जाएगी। सुमन ने कहा, कहो तुम हमसे यहाँ रहने और खाने के पैसे लेना चाहती हो? जब तुम हमारे पास आती हो तो वहाँ से बहुत कुछ लेकर आती हो, हम तो उसका हिसाब नहीं लेते क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो। पर आज तो तुमने हद ही कर दी। और बेटा तुम कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हो? प्रियांशी ने गुस्से में संदीप से पूछा। माँ इसमें गलती क्या है? आपकी और हमारे रहन सहन में बहुत अंतर, ऊपर से खर्च भी बहुत। जब आप लोग हमारे पास ही है तो क्यों वह किराए के पैसे हमें दे देते? पापा को भी तो पेंशन मिलती है, आप लोगों का खर्च भी कितना है? संदीप ने कहा। दक्ष प्रियांशी की ओर देखते और वहाँ से उठकर चल दिए। बेटा तेरे पापा तो उसी दिन सामान बांध कर चलने को कह रहे थे, पर मैं ही तुम सबके मुंह में पड़कर यहाँ रुकी हुई थी। आज तो तुमने माता पिता के खाने और दवाइयों के साथ पैसे गिना दिए। ज़रा यह भी बता दे, जब तेरे सास ससुर आते हैं तो वह भी अपना ही खर्च खुद करते होंगे, आखिर वह तो और पैसे वाले हैं। सच कहना, बहू लेती हो पैसे? माता पिता के आने पर प्रियांशी जी का गुस्सा उठे और वो कमरे में जाकर सामान पैक करने लगी। जी बहुत बेइज्जती करवा ली अपनी, अब और नहीं जी। बेटे को आपकी दवाइयाँ लानी भारी लगे, उस घर में रहना मुझे पसंद नहीं। प्रियांशी जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। दक्ष जी ने उसी दिन की टिकट बुक की और टैक्सी बुलाकर निकलने लगे। जाते जाते बेटे को इतना ही बोले, वह घर तुम्हारा ही है। अब जब कभी आओगे अपने परिवार के खाने पीने के खर्च खुद उठाना। और हाँ, जैसे तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता के रहने खाने और दवाइयों का खर्च मांग रही है, तुम भी उसके माता पिता के आने पर ज़रूर लेना। हिसाब तो हिसाब होता है ना, बराबर का होना चाहिए। कहते हुए दक्ष कार में बैठ कर निकल गए। संदीप सुमन की ओर देख रहा था। उसकी बातों में अपने माता पिता का दिल दुखाया था। गुस्से से भरा सुमन से बोला, मिल गई कलेजे को ठंडक। अब करो काम और करती रहो हिसाब। याद रखना, अब कभी तुम्हारे माता पिता भी आए तो उनसे भी पैसे लेने ज़रूर लेना, नहीं तो उन्हें यहाँ बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दक्ष जी अपने घर पहुँचकर चैन से रहने लगे। हाँ, तकलीफ़ तो बहुत हुई बेटे के व्यवहार से, पर आप समझ गए, आज के समय में परिवार का मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे ही होते हैं, जब तक उनका शादी नहीं हो जाती। संदीप ने बहुत बार फ़ोन कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी, पर एक माँ ने माफ़ भी कर दिया, पर एक पत्नी अपने पति के लिए माफ़ नहीं कर पाई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।